मारा पीटा जाता है और एक शराब की बोतल उसके मुंह में डाल दी जाती है। 15 मिनट तक शराब की बोतल को उसके मुंह में डालकर रखा जाता है। तो वहाँ की उनकी पत्नियों को, महिलाओं को सड़कों पे खड़ा करके निर्वस्त्र कर देते हैं। वो बच्चा खाट के नीचे से अपनी नानी के साथ होने वाली दरिंदगी को लगातार देखता है। वो यही सिलसिला यही नहीं रुकता, रेप करते हैं। और किस लिए रेप करते हैं? तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हारे साथ रेप हो रहा है। उसके बाद नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? कुछ ऐसी खबर है जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है, और जब मुझ तक पहुंची तो ये बहुत चौंकाने वाली लगी। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा, हाल ही में 10 जून की रात, पहले भी कई हमने दंगे, हिंसा और महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार और इससे भी बहुत बुरे घिनौने हरकतें हमने देखी, सुनी, लेकिन फिर भी सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। बंगाल में इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इस तरीके की चीज़ें होती आ रही हैं, जिसमें हिंदू महिलाओं को, बच्चों को, दुकानदारों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। लेकिन 10 जून की रात को ऐसे कई जिलों में, जैसे कि चंदन नगर, शायद जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, मेरे कई व्यूवर्स जो मुझे बंगाल से देखते हैं और जो बंगाल से बाहर भी उन्हें पता होगा, चंदन नगर, इसके अलावा जल जिला और इसके अलावा कई ऐसे अन्य इलाके हैं जहाँ पे 10 जून की रात को बहुत बुरे तरीके से दंगे फसाद हुए हैं, बम फेंके गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। लेकिन आज भी मीडिया चुप है। वहाँ पे सिस्टम और पुलिस तमाशबीन होकर देख रही है। आखिर क्यों? पर इन सब के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और ये इसके अलावा बंगाल में भी इन्होंने रिपोर्टिंग की है। आई थिंक बंगाल में आपने एक किताब लिखी है मैम आपकी, बंगाल पे आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपने एक एक चीज़ों को, आपने कई आपके डिबेट्स देखे हैं मैंने, कई आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कई यूट्यूब चैनल्स पे आपने इस पर बारे में बात की है। तो मैम क्या हो क्या रहा है बंगाल में? मैम का नाम बता दूं, डॉक्टर श्रुति मिश्रा। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन पांडे के पूरे चैनल पे, आप अब हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। आप प्लीज़ बताइए आखिर बंगाल में हो क्या रहा है ये? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। सुमन जी, जो आपने बात की कि मैं दिल्ली में रह के बंगाल कैसे चली गई और बंगाल के विषय में कैसे मुझे इतनी जानकारी हुई, तो मैं बता दूं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। इसके साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिया, जिसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस। हाँ, जिया। और इसकी कन्वीनर है सीनियर एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी। उनके निर्देशन में एक 5 सदस्यीय टीम बनी थी, और हम जिया केवल इस विषय पर ही नहीं, हर संवेदनशील मुद्दे पर, जो देश में संवेदनशील मुद्दा है उस पर एक अपनी फैक्ट फाइंडिंग करता है। हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, देखते हैं क्या तथ्य है, क्या फैक्ट्स है, और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। जब हमने सुना कि बंगाल में लगातार वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, इतना तो पता था कि बंगाल है, टीएमसी है, ममता जी हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन इतनी हिंसा जब सुना तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लगा कि कुछ अफवाह होगी, कोई पार्टी हारी है, कोई जीती है। लेकिन जब हमने इस पे फिर लगातार सुनते रहने के बाद हमने एक फैक्ट फाइंडिंग करने का निश्चय किया, और जिया ने एक 5 सदस्यीय टीम ने एक फैक्ट फाइंडिंग की। और ये मैं आपको सबसे पहले अपनी ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। ये हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो हमने स्टेट होम मिनिस्टर को दी है, और इसमें हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का टाइम था, तो ये संभव नहीं था कि हम वहाँ पर जाते, तो हमने फिर वर्चुअल माध्यम से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया। और इसके लिए हमने ऑनलाइन माध्यम से व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट और जो भी और दूसरे भी माध्यम हो सकते थे, उनके साथ जो हमारे विक्टिम्स थे उनका हमने इंटरव्यू किया। जिन लोगों के साथ हिंसा हो रही थी उनका इंटरव्यू किया, उनसे पूछा। तो उस आधार पर जिया ने अपनी ये फैक्ट फाइंडिंग प्रस्तुत की है, और इस फैक्ट फाइंडिंग का नाम है खेला इन बंगाल 2021। सुमन जी, आप कह रहे हैं 1-2 स्टोरीज मैं आपके सामने बताऊं। 1-2 नहीं, मैं कहूँ अगर कि 1-2 नहीं, शायद 1000 नहीं, शायद 10,000 या इससे भी ज़्यादा ऐसी कहानियों से बंगाल इस समय भर गया है। अगर मैं कहूँ कि बंगाल को जीत तो मिली है, बंगाल में शासन तो आया है, लेकिन शायद ये रक्त रंजित बंगाल है जो ना जाने कितने लोगों के खून बहा कर ये शासन आया है।
जीत हो जाती है, ठीक है, हम इलेक्शन के पहले लड़ते हैं, हम अपनी अपनी विचारधारा को आगे रखते हैं, सभी पार्टियां अपनी करती हैं, लेकिन इतना दुराग्रह नहीं होता किसी पार्टी का। जीत गई पार्टी, ठीक है, एक बड़ा मन होना चाहिए व्यक्ति का, अब जीत गए, अब जिसने हमें वोट किया वो भी हमारा, जिसने हमें वोट नहीं किया वो भी हमारा। आखिर आप एक पूरे प्रदेश के का मंत्री होता है तो सारी जनता उसकी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में टीएमसी का खेला चल रहा है, बंगाल में खेला चल रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपको बंगाल में रहने नहीं देंगे। और वो भी केवल, ऐसा लगता है कि ये लड़ाई केवल एक धर्म विशेष के लोगों के लिए है, एक धर्म विशेष आगे आ रहा है जो केवल और केवल हिंदुओं को सता रहा है उनको। और मैं उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कहूँगी कि हिंदू में भी SC ST वर्ग जो हमारा है, जो वैसे ही बहुत दबा कुचला रहा है, अभी कुछ वर्षों से जो थोड़ा सा पढ़ाई में आगे आए हैं उनको अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, एक बार फिर से उनकी आवाज़ बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जब सर्वे किया, हमने लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट किया, इंटरव्यूज़ किए, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ आई सामने। आपने कहा कि मैं एक दो कहानी बताऊं, नाम नहीं ले सकती, उनकी सिक्योरिटी का रीज़न है, उनकी सुरक्षा, आप जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है, उन्हें जीवित भी शायद। मैं बिल्कुल मैम, आपको मैं बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूँ। हाँ, मेरी बात हुई एक ST वर्ग की महिला के साथ, 5 साल का बच्चा है उसका, कोई हस्बैंड वाइफ है, चुपचाप रहते हैं, अचानक जैसे ही 2 मई का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, शाम को भीड़ उनके यहाँ हमला कर देती है। और क्यों हमला कर देती है? क्योंकि तुमने बीजेपी को सपोर्ट किया था। उनका घर तोड़ देती है, किचन तोड़ देती है। आप जानते हैं कि बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत गरीब, वहाँ पे गरीबी का स्तर ज़्यादा है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। उनका घर तोड़ दिया जाता है, फिर उनके साथ मारपीट की जाती है। सिलसिला यही नहीं रुकता, उनको फिर हर दिन उनको इस बात के लिए फोर्स किया जाता है कि तुमने बीजेपी किया था, चलो आओ आप टीएमसी वालों के पैरों पे गिर कर माफ़ी मांगो। उन्हें लगता है कि शायद जान बच सकती है, वो जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद भी सिलसिला नहीं रुकता। पति को बुलाया जाता है और पति को मारा पीटा जाता है और एक शराब की बोतल उसके मुंह में डाल दी जाती है। 15 मिनट तक शराब की बोतल को उसके मुंह में डालकर रखा जाता है और उसके इधर शराब की बोतल और पैरों पे उसके लोहे की रॉड से मारा जाता है। उधर पति का शोषण हो रहा है, यहाँ पत्नी 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, पति नहीं आया। पता है उसको कि टीएमसी के लोग अपने साथ लेके गए हैं। बेचारी डर के आकर अपने घर के दरवाजे पे आकर खड़ी होती है कि शायद पति आ जाए। 5 साल का बच्चा है, बच्चा भी परेशान होता है, पिता कहाँ है, पिता कहाँ है। बच्चे को कहती है चलो थोड़ा सा बगल में जाकर खेल लो। बच्चा पड़ोस के घर में जाता है, तब तक एक टीएमसी का वर्कर आता है जो अपने आप को टीएमसी का लोकल लीडर कहता है। बीच सड़क पे औरत को घसीटता है, मारता है और उसके कपड़े तार तार कर देता है, ब्लाउज फाड़ देता है, साड़ी फाड़ देता है, मारता है। ये कौन सा संविधान है? ये किस राज में रह रहे हैं? ये हम भारत में रह रहे हैं? ये, और उस पर भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि एक महिला प्रशासक में, महिला जो वहाँ की प्रशासक है, उसके ही राज्य में महिला की। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। माना कि महिला बंगाल में ममता बनर्जी दीदी, इनका हिंसा तो घर घर लोगों को वाकिफ़ है कि वो किस तरीके का हिंसा करवाती हैं, करती हैं। शायद यही से को वो खेला होवे कहती हैं, लेकिन वो टीएमसी के सपोर्टर नहीं थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जिस सरकार के सपोर्ट करने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, वो राज्य सरकार क्यों चुप है? वो सरकार चुप क्यों है? केंद्र सरकार चुप क्यों है? आज कहाँ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री? आज कहाँ है हमारे माननीय गृह मंत्री? आज कहाँ है हमारे योगी आदित्यनाथ? कहाँ गए हमारे शिवराज सिंह चौहान? आज जो बंगाल इलेक्शन से पहले हर चीज़ को भूल कर, जो जय श्री राम के नारे से लेकर मैं कहूँ हिंदुत्व को, हर चीज़ को बढ़ावा दिया, आज इनके जोश को अगर पंख मिला तो इसलिए मिला क्योंकि एक उत्साह था कि बीजेपी आएगी, परिवर्तन होगा। इसलिए शायद जो चुप थे, दबे हुए थे, डरे हुए थे, इन सबको आवाज़ मिली और ये आवाज़ ममता बनर्जी के कानों तक पहुंची, जो हसल आज इनके साथ हो रहा है। तो कहाँ है वो केंद्र सरकार?
क्यों आज इन्होंने क्यों नहीं बचाया? शायद ये इनकी जीत नहीं होती अगर ये अपने कार्यकर्ताओं को बचा लेते। शायद इतने जानों को जो इस तरीके से जो शर्मसार हो रही हैं औरतें, इस तरीके से तारोतार हो रही हैं, रास्ते में ब्लाउज फाड़ी जा रही है, साड़ियाँ फाड़ी जा रही है, आखिर क्यों? तो इसका जिम्मेदार टीएमसी से ज़्यादा बीजेपी नहीं है। सुमन जी, मैं आपकी बात को का अगला उत्तर देने से पहले आपने जो कहा खेला होबे, उस पर एक और बात बताऊंगी। मुझे आपके खेला होबे से ध्यान आया कि मुझे बहुत लोगों से बात करने पर पता चला कि रात में 10-11 बजे उनका एक खेला होबे करके एक बैंड चलता है, और वो जैसे वो इस गाने को बजाते हैं, खेला होबे, तो जैसे ही बजाते हैं तो न जाने कितने घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और वो लोग दहशत में आ जाते हैं कि अच्छा आज ये गाड़ी फिर निकली है, अब आज पता नहीं कितने लोगों के घर उजड़ेंगे और कितनी मांग उजड़ेंगी, कितने सिंदूर उजड़ेंगे। तो ये जो खेला होबे, ये एक स्लोगन नहीं है, खेला होबे एक डर है बंगाल की जनता में। मानो जैसे हम बचपन में बच्चे को कहते हैं कि अच्छा सो जाओ नहीं तो राक्षस आ जाएगा, वैसे ही शायद ऐसा है कि चुप करके बैठ जाओ नहीं तो खेला होबेगा। तो अब रही बात आपकी दूसरे प्रश्न का उत्तर में कि सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, वो नेता क्या कर रहे हैं जिन्होंने जा जाकर बड़े बड़े भाषण दिए थे। तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसा मेरी जितने लोगों की मेरी जानकारी में आया है कि ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि केंद्र सरकार वहां पर कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने अपने वहां पे कैंप्स लगा रखे हैं, स्कूलों में उन लोगों को शरण दी हुई है जिनको गाँव से भगा दिया गया है, जिनको टीएमसी के लोगों ने जिनके घर तोड़ दिए हैं, जला दिए हैं, लोगों को मार दिया है, लोगों किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे हैं, उन लोगों के बहुत सारे कैंप चल रहे हैं। उनको भोजन राशन लगातार दिया जा रहा है, मेडिकल उनको चिकित्सा दी जा रही है। और लेकिन आपने कहा कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, तो मैं इस एक बात का आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि केंद्र सरकार की उसकी सुनिश्चित भागीदारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो कार्य करने का तरीका है उससे हम सब वाकिफ है। वो हर एक बात पर धरने पर बैठ जाती हैं, वो बात उनको उनके धरने पर बैठने लायक हो या ना हो, या मैं कहूंगी कि एक मुख्यमंत्री पद के व्यक्ति को शोभा देती भी हो या नहीं देती हो, हम सब ऐसे बहुत से उदाहरण देख चुके हैं। अभी बंगाल में एक चुनी हुई सरकार आई है, अगर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा रोक टोक करेगी, हस्तक्षेप करेगी, या बहुत ज्यादा इस बात को वृहद पटल पे दिखाएगी कि बंगाल में ये हो रहा है, तो अभी जो हमारा विपक्ष है और जिनको कि कुछ करने रोने के अलावा कुछ नहीं आता, वो कल को इसी बात पर आगे आएंगे कि अरे अब तो ममता जी की जीत हो गई है, अब तो वहां पे बंगाल में टीएमसी का शासन है, लगता है कि बीजेपी को हार हजम नहीं हो रही है, इसलिए बीजेपी इस तरह के बहाने कर रही है। ताना से बेहतर है उनकी जान बचाना है। नहीं, वहां पे देखिए मैं बीजेपी की नहीं हूँ, मैं एक जिया के माध्यम से काम करने वाली एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं ये कहूंगी। तो बीजेपी की वर्किंग पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, लेकिन जितना मुझे उन लोगों की बातचीत से पता चला कि पार्टी अपने माध्यम से जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन मैं एक आपकी बात पे जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी है और हमें अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, क्योंकि वहां की हिंदू जनता जो है वो तिल तिल करके मर रही है, रो रही है, पलायन कर रही है। आपने देखा होगा राज्यपाल जी अभी जब 2-3 दिन के अपने दौरे पे थे तो बंगाल के बहुत से लोग आसाम चले गए, और कैसे लोग उनके पैरों पे गिर रहे थे, कैसे उनको कह रहे थे कि आप हमें बचा लीजिए। तो निश्चित रूप से जो पर्दे के पीछे का जो सच है वो बहुत ही भयानक है। मैम, तो इसमें राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाए जाते? देखिए वो कानून का विषय है, मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो फिर भी अगर आप मुझे कुछ 2-3 पॉइंट बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या ऐसा क्या स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए जिसके बेसिस पे राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन, अगर आप स्थितियों की बात करेंगे और मुझे इस देश में एक स्वतंत्र नागरिक के नाते मेरी बात को पूछेंगे, तो मैं अपनी बात को कहूंगी कि हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी देश में वहां के चुनी हुई सरकार के द्वारा वहां के नागरिकों के हित ही नहीं सुरक्षित हैं, तो फिर ऐसी सरकार का फायदा क्या? क्योंकि सरकार तो सभी के लिए होती है, लेकिन विधिक बात अगर आप करेंगे तो विधिक बात में निश्चित रूप से कुछ अड़चने होंगी, या मैंने जैसे कहा कि सरकार की भी जवाबदेही होती होगी। कल को आप सब जानते हैं कि कल को किस तरह से ये लोग आगे आके हर चीज पर इन लोगों को एक विद्रोह करना होता है और हर चीज को विपरीत दिशा में मोड़ना होता है। तो कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से सुमन जी, जैसी परिस्थिति है और जिस तरह से वहां पे हिंदू और मैं विशेषकर कहूंगी कि SC ST वर्ग के साथ जैसा हो रहा है, उसके आधार पर वहां
केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को निश्चित रूप से सुध लेनी चाहिए। ऐसी मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट भी है और इस देश के नागरिक होने के नाते एक अनुरोध भी है कि बंगाल की जनता रो रही है, एक बार उस वहां पर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैं मीडिया को भी बोलूंगी, हम मीडिया को भी इस बात पर मुझे आश्चर्य है, मतलब मैं बहुत साफ बोलूं तो जितना हो रहा है शायद उसका 10% भी नहीं दिखाया जा रहा। 10% क्या 5% भी नहीं दिखाया जा बिल्कुल। हाथरस का हमें याद है कि जिस तरीके से एक जालसाजी, ताना बुना कहूँ, कितनी वास्तविकता थी, आज भी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसको जिस तरीके से दिखाया गया, और आज बंगाल में उसका तो 10 गुना 100 गुना भी अगर कम होगा, तो आज कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सुमन जी। अगर वहां पे एक महिला के सम्मान, मैं उसकी तुलना नहीं कर रही कि उसको नहीं दिखाया जाना चाहिए था, ठीक है, अगर महिला के साथ गलत हुआ था तो दिखाया जाना चाहिए, बट एक महिला के साथ गलत हुआ था यहाँ पे तो ना जाने, आपको पता है वहां पे सड़क पर खड़ा करके, अगर जिनके पति ने बीजेपी किया है, या केवल बीजेपी नहीं किया है, अगर उन्होंने कांग्रेस किया है, लेफ्ट पार्टी में वहां पे बोलते हैं ज्वाइन करने को बोलते हैं, बीजेपी किया है, तो अगर बीजेपी किया है, कांग्रेस किया है, लेफ्ट में गए, मतलब कुल मिलाकर अगर टीएमसी नहीं किया है तो वहां की उनकी पत्नियों को, महिलाओं को सड़कों पे खड़ा करके निर्वस्त्र कर देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, वहां पे हम सब जानते हैं घर लूटने तोड़ने, रेप, बलात्कार का खूनी खेल चल रहा था। अब वहां पर मैं अभी कल बात कर रही थी, एक नया परिदृश्य सामने आया है, घर वापसी का जुर्माना। आपको घर वापस आना है, आप 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 50,000 दीजिए और 1 लाख दीजिए, 1.5 लाख दीजिए। मतलब ये कोई निश्चित पैमाना नहीं है, जैसा जिससे हम मांग पाए, 10,000, 1.5 लाख, 2 लाख। तो ये हम अपने ही देश में रह रहे हैं, हम अपने देश में वापस लौटने का जुर्माना देंगे। ये कौन सा संविधान है और कौन सी चुनी हुई सरकार है जिसमें उस प्रदेश के लोगों के जो मूल अधिकार हैं वही संरक्षित नहीं है। मैम, आपको ये इंसिडेंट बताने वाली थी, एक बच्चे के साथ कुछ हुआ है वहाँ पे। एक 50 साल की एक महिला है जी, और उसकी बेटी का बेटा है। अनफॉर्चुनेटली उसका बेटी का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है और बेटी की शादी हो जाती है। तो 5 साल का जो बच्चा है वो अपनी नानी के साथ रहता है। संक्षेप में कहूँ तो नानी ही उसकी गार्जियन है। नानी भाजपा से जुड़ी हुई है, बीजेपी की समर्थन करती हैं। जैसे ही 2 मई को काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद अचानक एक दिन नानी को पहले से डर होता है, उन्हें लगता है कि हाँ मैंने बीजेपी किया है और इस बात का कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग मुझसे बदला लेंगे, तो वो अपने बेटे और बहू को पहले ही भेज देती है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीएमसी के टाइम पे महिलाओं के हित सुरक्षित नहीं है। उसे डर है कि हाँ बहू मेरी जवान है और कहीं उसके साथ ना हो जाए। उसे लगा मैं तो बुजुर्ग हूँ, ठीक है 50-55 की हूँ, तो मेरे साथ तो कुछ इतना नहीं करेंगे, बहू को और बेटे को भेज देती है। नानी होती है साथ में और उसका 5 वर्ष का पोता धेता वो होता है साथ में, बेटी का बेटा। अचानक टीएमसी के लोग आते हैं, उसके घर पे बम फोड़ते हैं, बम मार के घर जो उनके अपने बम होते हैं फोड़ते हैं, अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद घर तोड़ते हैं, सामान तोड़ देते हैं। जो छोटा सा बच्चा है वो खाट के नीचे छुप जाता है कि शायद मैं यहाँ छुप जाऊं तो मेरे प्राण बच जाएंगे। 4 से 5 लोग आते हैं टीएमसी के और 50 से 55 वर्ष की महिला का रेप करते हैं। और रेप अपने आप में जितना दुर्दांत है, जितना विभत्स है, उससे भी ज्यादा विभत्स ये है कि ये सब उस 5 साल के बच्चे की आंखों के सामने होता है। वो बच्चा खाट के नीचे से अपनी नानी के साथ होने वाली दरिंदगी को लगातार देखता है। वो यही सिलसिला यही नहीं रुकता, रेप करते हैं। और किस लिए रेप करते हैं? तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हारे साथ रेप हो रहा है। उसके बाद सोचते हैं कि अब ये तो अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये जीवित बच जाएगी, गवाह होगी। उसके बाद 3 लोग मिलके उसके मुंह में जहर डालते हैं कि वो मर जाए और बात खत्म हो जाए। और 2 लोग मिलकर बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तब तक कुछ शोर होता है, आसपास के लोग आते हैं, कुछ ज्यादा लोग कुछ आ जाते हैं, देखते हैं, तो वो लोग कहीं इधर उधर हो जाते हैं। बच्चा किसी तरह बच जाता है। उस औरत को ले जाते हैं सरकारी अस्पताल में। उस औरत को एडमिट नहीं किया जाता क्योंकि पता है कि हाँ हमारे ही लोगों ने तो सब किया है। पुलिस उस औरत का स्टेटमेंट नहीं लेना चाहती। उसकी बहू जाती है कंप्लेन करने, तो जब बहुत फोर्स करती है तो कहते हैं केवल 1 का नाम लो, 3 का नाम नहीं, नाम मत लो, बाकी के लोगों को छोड़ो। अगर बाकी के चक्कर में पड़ोगी तो ये रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे, FIR नहीं करेंगे। आज वो औरत
कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन बचेगी भी तो क्या अपने साथ, कभी अपने बच्चे के साथ वो जो 5 साल का बेटी का बेटा है उससे नजरें मिला पाएगी? वो केवल एक बार बलात्कार नहीं हुआ, जितने जब तक उसका बच्चा बड़ा होगा हर दिन उसकी नजरों में उसका बलात्कार होता रहेगा। मैम शायद मैं इस तरह के किस्से पूछती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो डेफिनेटली मैं अपने व्यूवर्स से यही बोलना चाहूँगी, ये है बंगाल की सच्चाई, वास्तविकता। इस तरह की कहानियाँ जो आपको सिर्फ कहानी नज़र आती है, ये वो सच्चाई है जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। ये हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ये हो रहा है हमारे आज़ाद भारत में, आज़ाद देश के आप आज़ाद नागरिक कहते हैं खुद के। ये है हमारी आज़ादी, ये है हमारी स्वतंत्रता। 2021 में क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या मैं स्वतंत्र हूँ? क्या वो औरत, क्या वो बच्चा आज से 20 साल बाद भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाएगा? मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी बातें आपने बताई। डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट अपने सारे व्यूवर्स में कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को पता चले कि इस सन्नाटे में बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी बंगाल के अलावा वो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा। उन महिलाओं की चीख, उस बच्चे की चुप्पी, सन्नाटा आज हम तक पहुँच भी नहीं पा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, श्रुति मैम की बातों को दूर दूर तक पहुँचाइए, जिससे लोगों को पता चल सके कि आखिर हम कैसे देश में रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।